Good evening, all of you. And today's session is gonna be very interesting. So please do like and subscribe my channel for more such quality content for free. आज अब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेटोरिक्स का आइडेंटिटीज है जो कि आप बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी में यूज करते हो, जिसे याद रखने में आपको काफ़ी तकलीफ होता है। एंड आई एम श्योर इस लेक्चर के बाद हमको याद रखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि याद रखना नहीं पड़ेगा इसलिए आपको तकलीफ नहीं होगा। और हम उस सभी आइडेंटिटीज को आज के लेक्चर्स में किल करेंगे एक कहानी के रूप में, जो हमारे दादी माँ हमें सुनाया करती थी। उसी को एक मैथमेटिकल स्टोरी के रूप में मैं पेश करूंगा। सो द प्रोपर heading of today's lecture will be the story behind binomial identities और binomial identities via कहानी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं मोटिवेशन आपको बताना चाहूँगा वो है सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आप सभी को पता है, दैट्स n/2 इंटू n+1। आपने कभी सोचा क्या इसको मैं बाइनोमियल और कॉम्बिनेटोरिक्स पीएनसी के लॉजिक से क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आपने कभी सोचा नहीं। देखो अभी हम सोचते हैं। तो बेसिकली अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे लास्ट रो में देखो हमारे पास कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इस 6 डॉट में से अगर मुझे कोई भी 2 डॉट सेलेक्ट करने हैं तो ये क्या होंगे? 6 चूज 2। बहुत ही आसान। अब देखो 6 चूज 2 को मैं एक दूसरे तरीके से भी यहाँ पे सोच सकता हूँ। कैसे? इमेजिन करो अगर मैं इस दोनों डॉट को सिलेक्ट किया, सो दैट्स अमाउंट टू काउंटिंग ये वाला डॉट, राइट। अगर मैंने सपोज फिर ये डॉट सेकंड और थर्ड वाले को सेलेक्ट किया, दैट अमाउंट्स टू काउंटिंग। आप बार बार ट्रायंगल बना लो, इसका मतलब इस दोनों का सिलेक्शन का मतलब है मैं इसको काउंट कर लिया, वो ब्लैक डॉट्स को। अगर मैं फिर इस दोनों एडजेसेंट को सेलेक्ट करूँ 6 चूज 2 में, तो मैंने इसको काउंट कर लिया। इस दोनों को सेलेक्ट करूँ तो मैंने इस डॉट को उड़ा दिया। इस दोनों को सेलेक्ट करूँ मतलब मैंने इसको काउंट कर लिया। अब आप 6 चूज 2 में मे भी फर्स्ट एंड थर्ड को सपोज तुमने सेलेक्ट किया है, तो फर्स्ट एंड थर्ड को अगर मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो मैंने इस डॉट को उड़ा दिया। अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को सेलेक्ट किया तो आप फर्स्ट और फोर्थ से एक ट्रायंगल बना लो, राइट। तो मैंने इस डॉट को उड़ा दिया। सिमिलरली मैं फर्स्ट और फिफ्थ को सेलेक्ट किया तो मैंने इस डॉट को उड़ा दिया, मतलब काउंट कर लिया। फर्स्ट और लास्ट को सेलेक्ट किया तो मैंने इसको काउंट कर लिया। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं सेकेंड और थर्ड को किया तो इसको काउंट कर लिया, सेकेंड फोर्थ को किया तो मैंने इसको काउंट कर लिया, सेकेंड फिफ्थ को किया तो मैंने इसको काउंट कर लिया। इसका मतलब क्या है? एवरी सिलेक्शन 6 चूज 2 में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं 6 चूज 2 दैट करस्पॉन्ड्स टू ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने काउंट कर लिया है 6 चूज 2 में। ठीक है। अब आप देखो कितने काउंट्स हैं यहाँ पे, तो देख सकते हो फर्स्ट रो में मेरा एक नंबर है, सेकंड रो में 2 डॉट्स हैं, थर्ड में 3 डॉट्स हैं, फोर्थ में 4 है और फिफ्थ में 5 है। तो बेसिकली 6 चूज 2 जो है डायरेक्टली क्या हो गया? 1 प्लस, क्योंकि इन एवरी सिलेक्शन ऑफ एनी 2 डॉट्स हियर, लेट्स कॉल डॉट 1 डॉट 2 डॉट 3 4 5 6, so whenever I am selecting any 2 dots d1 d2 that corresponds to killing, counting और killing the next bird above that। मतलब इस बेल्ट के ऊपर में जो भी चिड़िया है 1 2 3 4 5 करके उसको हमने किल कर दिया। अगर कोई d1 d3 सेलेक्ट करता है तो इस चिड़िया को मार दिया, d1 d4 सेलेक्ट करके ये वाला चिड़िया को मार दिया, अच्छा d4 d6 सेलेक्ट करके ये वाला चिड़िया को उड़ा दिया। तो ऊपर में जितने भी चिड़िया हैं, जितने भी पक्षी हैं, सबको हमने किल कर दिया 6 चूज 2 से। तो 6 चूज 2 इज इक्विवेलेंट टू, हर एक सिलेक्शन इज इक्विवेलेंट टू किलिंग वन ऑफ द बर्ड। तो कितने बर्ड्स हमारे पास मरे? एवरी सिलेक्शन इज करस्पॉन्डिंग टू वन किलिंग, तो 1 डॉट, सेकंड में 2 डॉट प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब इसी को आप जनरलाइज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे नीचे में तुम्हारे पास n-1 डॉट्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? n-1 चूज 2 एंड दैट विल बी उसके ऊपर, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 करके आ जाएगा n-2। अब अगर मान लो तुमको 1 प्लस 2 टिल n करने हैं तो नीचे में अगर तुम n+1 डॉट्स रख दोगे, अगर n+1 डॉट्स रख दोगे तो इसमें से कोई भी डॉट को सेलेक्ट करो, इसके ऊपर वाला काउंट हो जाएगा। तो n+1 चूज 2, n+1 चूज 2 इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 2 प्लस थर्ड रो का सभी चिड़िया मर जाएंगे और n+1 से ऊपर वाले रो में n बर्ड्स होंगे दैट विल बी किल्ड। तो दैट इज एग्जैक्टली n/2 इंटू n+1। और ये आप चेक कर सकते हो, इसको इवेलुएट करोगे तो कितना जाएगा? n+1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल।
ये इससे मरेगा n इंटू एन प्लस वन और बाई टू, सो दैट्स वेरीफाइड। अब देखो कितने बेहतरीन लॉजिक से हमने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। अब इनफैक्ट इसी लॉजिक से, इसी स्टोरी टेलिंग से आप इस क्वेश्चन को भी उड़ा सकते हो। सिग्मा आर स्क्वायर आर इक्वल टू वन से एन अगर मैं पूछूँ तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और मैं देखता हूँ आप में से कितने बच्चे इसको कॉम्बिनेटोरिक्स के लॉजिक से इसको किल कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेटोरिक्स के लॉजिक से इसको किल कर सकते हो, मतलब स्टोरी मेकिंग से क्या आप इसको उड़ा सकते हो, स्टोरी मेकिंग से। इसका हिंट मैं दूंगा। तो आप सोच सकते हो सेट एस के बारे में। मान लो तुम्हारे पास सेट एस है जिसमें एक दो तीन चार पांच एलिमेंट है, ऐसे सोचो। और अगर मैं इसे आपसे पूछूं इसमें से लेट्स से सेट टी इज अ सेट सच दैट एक्स इज लेस देन जेड और वाई लेस देन जेड, वेयर एक्स वाई जेड जो है दैट बिलोंग्स टू सेट एस। तो अब टी में कितने एलिमेंट होंगे? तो एक तो तरीका है, तो इसका मतलब जेड इसमें मैक्सिमम होगा, राइट। सेट टी में आपको काउंट करना है नंबर ऑफ कार्डिनलिटी और कार्डिनलिटी ऑफ सेट टी, मतलब कितने एलिमेंट टी में है। तो एक तो मेथड वन ऑफ काउंटिंग हो जाएगा ऐसा, जो मान लो मैं जेड को वन ले लूँ। तो अगर मैं जेड को वन ले लूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा कोई केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स लेस देन वन और वाई लेस देन वन। अब एक्स का वैल्यू जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि मुझे सेट एस से लेना है। तो अगर मैं जेड को टू ले लूँ तो मेरे पास एक्स लेस देन टू वाई लेस देन टू, तो एक्स के पास एक ऑप्शन है, वाई के पास एक ऑप्शन है। ठीक है, तो जेड टू के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ही ऑप्शन आया, वन वन टू। अगर मैं जेड थ्री ले लूँ तब आप देख सकते हो एक्स लेस देन थ्री हो जाएगा, वाई लेस देन थ्री हो जाएगा। तो एक्स के पास अब इस बारी अपने पास दो ऑप्शन है, एक दो लेने का, वाई के पास भी एक दो लेने का, एक्स वाई इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए? दो यहाँ दो यहाँ, चार ऑप्शन हो गए। मतलब जेड थ्री के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इस दोनों प्लेस पे चार ऑप्शन हो जाएंगे। और यहाँ तीन, वो चार ऑप्शन एक एक हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं, दो एक दो दो। ठीक, ऐसे ही अगर मैं जेड को फाइव लूँ तो अपने पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? एक्स लेस देन फाइव, तो चार ऑप्शन, फोर ऑप्शन यहाँ रहेंगे। और y लेस देन फाइव, तो y के पास भी फोर ऑप्शन रहेंगे। तो इस दोनों को मिला के अपने पास फोर स्क्वायर ऑप्शन होंगे। तो अब आप देख सकते हो एक्चुअली हो क्या रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी, ये वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर है। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। अब क्या मैं इसको दूसरे तरीके से सोच सकता हूँ, मेथड टू से? दैट इज नोन एज काउंटिंग इन टू डिफरेंट वे। अब देखो कैसे मैं स्टोरी, मजेदार स्टोरी क्रिएट करता हूँ। अब मुझे पता है x जो है वो z से छोटा है और y भी z से छोटा है। तो मान लो अगर मैं कोई भी तीन एलिमेंट उठाऊं, कोई भी मैं तीन एलिमेंट उठाऊं, तो उसमें एक तो सबसे बड़ा होगा, है ना, एक तो सबसे बड़ा होगा। और फिर ये दोनों आपस में या तो बराबर होंगे या फिर बराबर नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास ये दोनों केसेस पॉसिबल है, एक्स लेस देन जेड और वाई लेस देन जेड में। या तो एक्स इक्वल टू वाई लेस देन जेड हो जाए, या फिर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई लेस देन जेड हो जाए, राइट। यही दोनों केसेस आएंगे अंडर दिस रूफ, क्योंकि एक्स वाई यहाँ इक्वालिटी हो सकता है, विच इज ऑफ कोर्स काउंटेड है। अब देखो अगर एक्स और वाई इक्वल हो और जेड बड़ा हो, तो इसका मतलब इस सेट से अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करूँ, जैसे फाइव चूज टू, इट विल ऑटोमेटिकली काउंट। देखो कैसे, अगर मान लो फाइव चूज टू में मैंने टू और थ्री सेलेक्ट किया, तो मैं सबसे बड़ा वाले जेड को दे दूंगा, थ्री तो जेड ले लेगा और एक्स वाई दोनों दो के इक्वल हो जाएगा। अब मान लो कोई थ्री फोर सेलेक्ट किया तो जेड विल टेक फोर और एक्स वाई थ्री हो जाएगा, तो थ्री इक्वल से थ्री इक्वल से फोर। सिर्फ इतने ही तरीके। अब इस दूसरे तरीके में जाते हैं, जब एक्स वाई के बराबर नहीं है और जेड इससे बड़ा है, इसका मतलब ये तीनों डिस्टिंक्ट है। अब तीनों डिस्टिंक्ट है तो पांच में से कोई भी तीन उठा लो। मान लो मैंने वन थ्री फोर सेलेक्ट किया, तो अब अगर वन थ्री फोर सेलेक्ट किया तो जेड तो सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। एक्स वाई क्या होगा? अब एक्स वन वाई टू और एक्स टू वाई वन, ये कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अब मैं क्या करूँगा, पांच में से पहले कोई भी तुम तीन सेलेक्ट कर लो, जैसे वन टू फोर। लेकिन एक बार ही अपने तीन सेलेक्ट किए, उसमें सबसे बड़ा तो एक होगा ही। जैसे इस पांच ऑब्जेक्ट में से कोई भी तीन ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, फाइव चूज थ्री। अब इसमें से सबसे बड़ा तो एक होगा, अब वो जेड ऑटोमेटिकली ले लेगा बाय डिफॉल्ट। अब जो दो रिमेनिंग होगा, या तो वो एक्स के पास जाएगा वाई के पास, मतलब वन टू या टू वन बनेगा। मतलब फाइव चूज थ्री
ये तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ट्रिपलेट हो गया। और इन एवरी ट्रिपलेट हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। जैसे मान लो मेरे पास ए बी सी होगा, सबसे बड़ा वाला सी है वो जेड को चले गया, तो मेरे पास दो आंसर आएगा, या तो बी ए सी आ जाएगा और ए बी सी आ जाएगा, तो इंटू टू। अब इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर बना वो है 5 चूज 2 प्लस 5 चूज 3 टाइम्स 2, एंड दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। चलो चेक कर लेते हैं। 5 चूज 2 10 आता है, और 5 चूज 3 ये भी 10 आ जाएगा, इंटू 2 20 प्लस 3 30 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये 16 प्लस 9 25 25 और 4 प्लस 1 5 30 इक्वल्स 30। तो ये मजा आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, लेकिन आपने तो प्रूफ नहीं किया ना, सिग्मा आर स्क्वायर 1 से n तक। अरे भाई अब तो मैंने प्रूफ कर ही दिया। तो आप सोचो, इंस्टेड ऑफ 1 2 3 मैंने n प्लस वन सेट, n प्लस वन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैंने 5 लिए थे तो 4 स्क्वायर का सम था, तो n प्लस वन लेंगे तो n स्क्वायर का। अब फिर मैंने t को डिफाइन किया, x लेस देन z, y लेस देन z। ऐसे आप सोचो, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट belongs to s cross s cross s such that x is less than z, y is less than z। तो इसमें mod t is clearly sigma r square r equal to 1 to n, and mod t can also be calculated in different way। कैसे? अब इसको मैं दो तरीका से देख सकता हूँ, या तो x इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड, और x इज नॉट इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड। अब इसमें या तो x ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड हो जाएगा, या फिर y जो हो वो x से बड़ा होगा, लेकिन z जो होगा ये दोनों से बड़ा हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसे लिखना चाहिए, मतलब समझ गए ना? इसमें z तो मैक्सिमम होगा ही। अब या तो y बड़ा होगा z से, या फिर z मैक्सिमम है, मतलब विच इज मोर देन डेफिनेटली x भी और y भी, ये दोनों से बड़ा है, लेकिन ये इनइक्वालिटी। तो इस केस में अपने पास n प्लस वन में से चूज एनी टू, और इस केस में n प्लस वन में से चूज 3, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ गया सिग्मा आर स्क्वायर का, r इक्वल टू 1 to n, दैट्स नथिंग बट n प्लस वन चूज 2 प्लस n प्लस वन चूज 3, राइट, इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स इंटू 2। और ये अगर आप इवेलुएट करोगे, ये डायरेक्टली आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। अब देख सकते हो क्या मजा। आप सिमिलरली सेट में एक्स वाई जेड डब्ल्यू लेके क्यूब वाले फार्मूला को भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना? और ये एग्जैक्टली वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को मैंने मैन्युफैक्चर्स करके अपने बुक में दिया है। तो मैंने अपने किताब में ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आपको रियल एसेंस कोई भी चैप्टर का पता चले, और आप बेसिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो चीज़ों को इन अंडरस्टैंडिंग। अब मैंने ये दोनों क्वेश्चन क्यों सॉल्व किया, तो आप अगर लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखोगे, अब देखो सही शिक्षक का यही काम है, तो आप देखोगे लास्ट 30 ईयर्स मेंस और एडवांस में जो भी बाइनोमियल आइडेंटिटीज पूछे गए हैं, चाहे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो या फिर बाइनोमियल थ्योरम हो, सिर्फ इस वेराइटीज का आइडेंटिटीज है, जिसमें आर का पावर कुछ मान लो m, और मेरे पास n चूज r का पावर n, लेट्स से p, ऐसा दिया गया है r इक्वल टू 0 से n। इस टाइप के समेशंस आपको पूछे गए हैं वेयर m और p जो है दैट बिलोंग्स टू 0 1 2, एंड दिस विल कवर ऑल द 9 मॉडल्स। अब ये कौन कौन मॉडल कवर कर देगा? तो अगर मान लो मैं p को 0 कर दूं, तो मेरे पास ये सिग्मा r का पावर 0 आ गया, और सिग्मा r आ गया, सिग्मा r स्क्वायर आ गया। अब इस तीनों का प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। अगर ये 0 से n है तो मेरे पास n प्लस वन आ जाएगा, अगर ये 0 से n है तो इट्स n बाई टू इंटू एन प्लस वन, और ये क्वांटिटी जस्ट नाउ आई प्रूव 0 से n इज सेम एज r इक्वल्स 1 से n, r इक्वल्स 1 से, so that will give actually n into n plus 1 into 2n plus 1/6। अब ये तो 3 आया। अब दूसरा आ जाएगा, अगर मैं r को m को 0 करूँ और p को चेंज करूँ, तो मेरे पास n चूज r और सिग्मा n चूज r होल स्क्वायर ऐसा मिलेगा, r इक्वल टू लेस 0 to n, r इक्वल टू 0 to। अब ये क्वांटिटी भी स्टोरी टेलिंग से प्रूव किया जा सकता है, बिकॉज इस n चूज 0 प्लस n चूज 1 ऑल द वे टिल n चूज n। एंड नाउ ऑल ऑफ यू नो, ऐसे आप इमेजिन करो हमारे पास मान लो n डिफरेंट लाइट बल्ब्स है,
B1, B2, B3, ऐसे ऐसे Bn। अब मुझे ये लाइट को ऑन करना है, ये या तो बल्ब ऑन रहेंगे या ऑफ रहेंगे। तो अब मुझे ये फाइंड करना है जो कितने तरीके हैं बल्ब को ऑन रखने के लिए, लाइक वेयर वन और मोर बल्ब कैन रिमेन ऑफ और ऑन। तो या तो ऐसा होगा जो n में से कोई भी बल्ब ऑन नहीं हो, NC0, और n में से एग्जैक्टली एक बल्ब ऑन है और रिमेनिंग ऑफ है, जैसे मान लो B2 ऑन है रिमेनिंग ऑफ है, और B3 ऑन है रिमेनिंग ऑफ, और n में से एग्जैक्टली दो बल्ब जो है दैट्स ऑन, मान लो B2 B3, कैन बी B1 Bn। ऐसे ही करते करते n में से एग्जैक्टली 3 बल्ब ऑन हो सकता है, 4 बल्ब ऑन हो सकते हैं, और n चूज n पूरे के पूरे बल्ब जो है वो ऑन हो सकते हैं। तो अब देखो ये सभी केस में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो होगा ये फर्स्ट बॉल ऑन होगा, फिर सेकेंड ऑन होगा, रिमेनिंग ऑफ कंडीशंस में जाएगा, ऑफ कंडीशंस में जाएगा ऐसे, या फिर ऐसा हो सकता है जो ये सब का सब ऑन हो जाए, ऑन 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 ऑन, या फिर ऐसा होगा ये सब ऑफ हो जाए, ठीक है ना, या फिर होगा ये फर्स्ट ऑन हो फिर ऑफ हो, फिर थर्ड बॉल ऑन है फिर ऑफ है। अब देखो ये सभी सीक्वेंस जो है ये देयर आर मेनी मोर, सो बेसिकली दिस आंसर इज काउंटिंग ऑल ऑफ देम। NC0 मतलब सबको ऑफ काउंट कर रहा है, मतलब ये वाले को काउंट कर रहा है NC0। NC1 में एग्जैक्टली वन ऑन है और सब ऑफ है, तो मान लो वन ऑन है और ये रिमेनिंग ऑफ है। NC1 ये स्ट्रिंग को काउंट कर रहा है, इसको भी काउंट कर रहा है, एक ऑफ है, सेकेंड वाला ऑन है, रिमेनिंग ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब इस सभी आंसर में दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। तो मेरे पास ये समेशन जो है इट्स इनडायरेक्टली काउंटिंग द नंबर ऑफ सच कॉन्फ़िगरेशन। अब एक दूसरे तरीका है इस बल्ब को काउंट करने का। इंस्टेड ऑफ सिस्टम पर्सपेक्टिव तुम बल्ब वाइज सोचो तो क्या होगा, ये सभी आंसर्स जो है इट्स ऑलरेडी काउंटेड बल्ब वाइज। कैसे, तो या तो बल्ब वन जो है ये ऑन के पोजीशन में है या ऑफ के पोजीशन में, सिमिलरली बल्ब टू ऑन के पोजीशन में या ऑफ के पोजीशन में, बल्ब 3 ऑन या ऑफ होगा, ऐसे ही बल्ब एन या तो ऑन होगा ऑफ होगा। हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज हैं इस एन बल्ब को किस स्टेट में रहने का, तो फर्स्ट बॉल के पास 2 ऑप्शन है ऑन ऑफ, एंड सेकेंड के पास भी 2 ऑप्शन है, दोनों मिला के ऑन 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 ऑफ 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 ऑन होगा। ऐसे ही थर्ड के पास 2, तो अब देखो मजा आ गया। तो एन के पास कितने तरीके हैं, 2 का पावर एन। अब 2 का पावर एन ऑटोमेटिकली काउंट्स ऑल ऑफ देम, क्योंकि देखो ये वो भी काउंट कर रहा है जब सब ऑन है, बिकॉज यू आर गिविंग 2 इंडिपेंडेंट ऑप्शंस टू ईच ऑफ देम। तो दिस समेशन इज जस्ट 2 का पावर। तो अब देखो कैसे मैं स्टोरी तरीके से इसको फाइंड कर लिया। हालांकि आप जो टिपिकल टीचर्स आपको बताते हैं 1 + x का पावर n का एक्सपेंशन सिग्मा n चूज r, x का पावर r इक्वल टू 1 से n, इसमें आप x को 1 रख दो। तो अलजेब्राइकली अगर आप x को 1 रखोगे तो डायरेक्टली तुम्हारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 का पावर n 2 का पावर। ठीक, तो वो भी लॉजिक सही है, लेकिन वहां पे फील नहीं आ रहा है जो 2 का पावर n आंसर्स क्यों है। अब यहाँ से पूरा फील आ गया, तो हमने इसको भी किल कर दिया। 9 कॉम्बिनेशन में अभी तक 4 को हमने उड़ाया। अब एन चूज आर होल स्क्वायर, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे पास सिग्मा एन चूज आर होल स्क्वायर चाहिए, r इक्वल टू 0 टू, चलो इसको डिकोड करते हैं। तो एन चूज 0 होल स्क्वायर प्लस एन चूज 1 होल स्क्वायर, एन चूज 2 होल स्क्वायर, ऐसे करते करते एन चूज एन होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बहुत वे में रियलाइज कर सकते हैं। एक जो सबसे आसान तरीका है वो आप ऐसे सोचो, आप एन चूज 0 और दूसरे एन चूज 0 को ऐसे लिखा, फिर एन चूज 1 इंटू एन चूज 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई कर कर क्या रहे हो, देखो अभी मजा आने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, एन चूज 0, लेकिन इस एन चूज 0 को एन चूज एन लिख सकता हूँ, मास कंजर्वेशन है। एन में से एक को उठाओ या फिर n-1 को उठाओ, ये तो बात बराबर है। अब अगर ऐसे करते हो तो लास्ट टर्म को एन चूज 0 कर दो। अब देखो नाउ विल क्रिएट ए स्टोरी आउट ऑफ दिस। अब यहाँ से हम एक स्टोरी बनाएंगे। क्या स्टोरी, इमेजिन करो हमारे पास एक क्लासरूम है जिसमें 2n स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 2n स्टूडेंट्स, 2n स्टूडेंट्स में मेरे पास n बॉयज है और n गर्ल्स है, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, दोनों का इक्वल नंबर है। ऑफ कोर्स बॉयज अलग होंगे, गर्ल्स अलग होंगे। तो हमारे पास जैसे बॉय 1 बॉय 2 ऐसे करके बॉयज एन होंगे, फिर गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल एन होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, 2n काउंट है। अब अगर मैं आपसे बोलूं लाइक इसमें से n स्टूडेंट को कितने वे में तुम सेलेक्ट कर सकते हो, यू हैव टू सेलेक्ट n ऑफ देम। तो
हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने n को सेलेक्ट कर लिया, तो n ऑफ देम कैन बी सेलेक्टेड इन 2n चूज n वेज। ठीक, अब देखो, अब n ऑफ देम कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड इन अदर वे। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, या तो मुझे एक भी बॉयज नाम मिले इन दिस सिलेक्शन ऑफ 2n चूज n, जब मैं n को सेलेक्ट किया है 2n स्टूडेंट्स में, तो ऐसा हो सकता है मैंने पूरे गर्ल्स को ही सेलेक्ट कर लिया, n गर्ल्स को, नो बॉयज n गर्ल्स, और एग्जैक्टली वन बॉय को मैंने सेलेक्ट किया होगा मे बी b1 और उसके साथ रिमेनिंग n-1 गर्ल्स को, और 2 बॉयज n-2 गर्ल्स को, 3 बॉयज n-3 गर्ल्स को, n बॉयज n-0 गर्ल्स को। अब तुम बोलोगे आप किस वन बॉयज को सिलेक्ट किए हो, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि 2n चूज n में तो ये भी होगा ना b1 g1 g2 टिल gn-1, ये सेलेक्ट हो सकता है, या फिर b2 g1 g2 gn-1, ये सेलेक्ट हो सकता है, एंड दीज टू सिलेक्शंस आर डिफरेंट, क्योंकि इसमें b1 प्रेजेंट है, इसमें b2 प्रेजेंट है। तो अब देखो, अब बताओ 0 बॉयज और n गर्ल्स को सेलेक्ट करने का क्या है, n में से एक भी बॉयज नहीं, एंड n में से n गर्ल्स, n में से कोई भी एक वाइट को सेलेक्ट कर लो, उसके करस्पॉन्डिंग गोलू के करस्पॉन्डिंग n चूज n-1 आएगा। अब भोलू भी जा सकता है, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग, व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग, क्योंकि नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन सेलेक्ट बॉयज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन सेलेक्ट गर्ल्स। कोई भी एक बॉयज के करस्पॉन्डिंग मेरा इतना केस होगा, तो एवरी बॉय के करस्पॉन्डिंग मेरा इतना प्लस इतना nc 1 टाइम्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही जब n बॉयज सेलेक्ट होगा तो n चूज n, और कोई भी गर्ल्स नहीं है n चूज 0। अगर मेरे पास तुम r बॉय सेलेक्ट कर रहे हो तो n-r गर्ल सेलेक्ट कर रहे हो, n चूज r n चूज n-r। तो आप देख सकते हो अब इसका जो समेशन है विच इज नथिंग बट n चूज r n चूज n-r समेशन, और r कहाँ से जा रहा है, 0 से ऑल द वे टू n, 0 से n, दैट इज नथिंग बट सेम एज सेलेक्टिंग 2n चूज। तो ये देखो, ये कितना शानदार तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया, और हालांकि ये चीज़ सेम एज n चूज r, हमने प्रूव कर दिया सिग्मा n चूज r होल स्क्वायर r इक्वल टू 0 टू n इज सेम एज 2n चूज। अब इसको वेंडर मोंडेज आइडेंटिटी बोला जाता है PNC के लिटरेचर। लेकिन आप देखो कितने आसानी से आप इस चीज़ों को बता सकते हो। ठीक, हालांकि आप इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे कि ग्रिड वाले आइडिया से। अब इमेजिन करो जैसे हमारे पास मुझे सपोज प्रूव करना है 4 चूज 0 होल स्क्वायर, 4 चूज r होल स्क्वायर, r इक्वल टू 0 टू 4, यू नो नाउ इट विल बी 8 चूज कितना 4 आ जाएगा, राइट। ये क्यों आएगा, तो इसको कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, अगर आप ग्रिड प्रॉब्लम किए हुए हो तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। तो अब अगर मुझे मूव करना है सपोज 0 0 से 4 4 तक, तो हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स आपको पता है, जैसे दिस इज वन ऑफ द वैलिड पाथ्स सच दैट यू आर अलाउड टू मूव ओनली राइट एंड अप। तो कितने पाथ आएंगे, आप कोई भी पाथ अगर लोगे उसमें 1 2 3 4 राइट आएंगे और 1 2 3 4 अप आएंगे। जैसे आर यू आर यू देयर, यस, 1 2 3 4। अब अगर इसको तुम अरेंज करोगे, एवरी अरेंजमेंट विल गिव अ यूनिक आंसर। जैसे ये देखो, कोई भी पाथ लो उसमें आप 4 अप लोगे, अप 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 अप, और 4 राइट लेने वाले हो। तो अगर इस स्ट्रिंग को मैं अरेंज कर दूँ तो एक अरेंजमेंट इसका ये भी आ जाएगा, एंड एवरी अरेंजमेंट इज इन 1 to 1 बाइजेक्शन मैपिंग विथ द करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसीलिए आपने किए होते हैं। इसका आंसर है 4 + 4 चूज 4, और बेसिकली कितना जाएगा 4 + 4 8 फैक्टोरियल बाई 4 alike 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये 8 चूज 4 आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से अगर आप सोचोगे, तो अब देखो मैं इस तरीका से इसको कैसे सोच सकता हूँ, जो अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप या तो इस पॉइंट से गुजरे होगे, या फिर इस पॉइंट से गुजरे होगे, या फिर इस पॉइंट से गुजरे होगे, या फिर इस पॉइंट से गुजरे होगे। अरे हाँ, नहीं, अब देखो कितना तरीका है यहाँ से यहाँ जाना वाया दिस पॉइंट। तो ये तो 1,1 हो गया और ये 4,4 हो गया, राइट। तो 0 0 से 1,1 जाने का कितना तरीका है, ये तो डायरेक्टली 1 चूज 1 हो गया, राइट। फिर 1,1 से 4,4 जाने का कितना तरीका है, ये आपके पास कितना आ गया, यहाँ 3 का गैपिंग होगा तो 3 + 3,
हाँ समझ गया ना, यहाँ से यहाँ जाने का तरीका जो है वो आपके पास कितना आ गया, 1+1, 2 चूज 1। और यहाँ से यहाँ जाने का तरीका कितना आ गया, 3+3, तो 6 चूज 3। अब समझ रहे हो? तो क्या आप उस तरीके से इसको फील कर सकते हो? क्योंकि देखो आप अगर मान लो यहाँ पे जा रहे हो तो ऐसा हो सकता है वहां पे जाने में भी तुम इस जंक्शन से पास कर रहे होगे। सो द क्लेम इज, जो आप इनिशियल से स्टार्टिंग से फाइनल पोजीशन पर जाते हुए कभी ना कभी तुम इससे क्रॉस किए होगे, या इससे क्रॉस किए होगे, या इससे क्रॉस किए होगे। ठीक है, इस तीनों कन्फिग्रेशन से तो किए होगे। आप उसके पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप कभी ना कभी या तो इस लाइन को क्रॉस किए होगे, या फिर ये वाले लाइन को क्रॉस किए होगे, या फिर ये वाले लाइन को क्रॉस किए होगे, या फिर ये वाले लाइन को क्रॉस किए होगे, या फिर यहाँ से क्रॉस करके गए होगे। सिमिलरली आप ये वाले लाइन को क्रॉस किए होगे, समझ रहे हो ना, या फिर ये क्रॉस किए होगे, ये क्रॉस किए होगे यहाँ से। और डिपेंडिंग अपॉन योर परसेप्शन आप उस हिसाब से स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक थर्ड कन्फिग्रेशन था जिसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मोर इंटरेस्टिंग कन्फिग्रेशन आई वांट यू, अभी आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप ग्रिड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इस वंडर मेंडिस आइडेंटिटी को कैन यू सॉल्व यूजिंग ग्रिड लॉजिक, मतलब कैन यू जस्टिफाई यूजिंग ग्रिड लॉजिक। अगर आप करोगे तो बहुत ही मजा आएगा, और मैं देखना चाहता हूँ हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग। अब नेक्स्ट जो है वो है बहुत फेमस, यहाँ पे आर एन सी आर का समेशन जो होने वाला है, R = 0 to n। 0 to n का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आर जीरो पे जीरो ही हो जाएगा, तो आई विल मेक 1 to n। अब ये समेशन भी इंटरेस्टिंग आने वाला है, एंड आई विल गिव यू द वर्ड वाले लॉजिक। अब ये आएगा n टाइम्स 2n-। ठीक है, और अब इसी में जब मैं यहाँ पे कॉपिशंस को 1 1 रख दूँ, आपको बताया था ना मैं एक ही प्रॉब्लम को पूरा वेरिएंट, अगर मैं m को 1 रख दूँ, p को 1 रख दूँ, तो मेरे पास ये टर्म क्रिएट हो जाएगी। अब देखो आप इसको सोचने का बहुत मस्त तरीका है, अगेन वर्ड वाला, वर्ड प्रूफ और स्टोरी प्रूफ। एक तो है आर एन सी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 है और पर्सन 1 है, ऐसे सोचो आई हैव n पर्सनस, पर्सन 1 2 3। अभी इलेक्शन का माहौल है भाई, तो बिहार में अभी इलेक्शन है, तो चलो हम उस इलेक्शन के माहौल के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास P1 से Pn वी हैव n persons. Of course persons are distinct, so don't assume they are twins. Even if they are twins, they are genetically distinct. अब अगर मैं बताऊं जो n persons में से हमको एग्जैक्टली r को mp बनाना है, तो हाउ मेनी mps यू कैन मेक, तो n में से, अच्छा जिनको पता नहीं है mp क्या होता है, कुछ नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसमें आप भी खड़े हो सकते हो, कोई भी लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली खड़े हो सकता है। तो n में से सपोज r पर्सनस को अपन को सेलेक्ट करना है, जिसमें एक को हेड बनाना है। तो n में से कितने तरीके हैं mp बनाने का, n में से किसी r को सेलेक्ट कर लो, such that this will be r MPs will be formed। अब मुझे बनाना एक प्राइम मिनिस्टर है, नॉट नेसेसरली अब मोदी जी है ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, बिकॉज इक्वल चांस है, वी आर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, तो कोई तानाशाही यहाँ पे नहीं है भाई। तो P1 P2 P3 Pn में मुझे आर MP सेलेक्ट करना हो, तो n में से किसी r को सेलेक्ट कर लूंगा। अब जो r सेलेक्टेड है, नहीं 1 2 3 4 करके r पर्सन्स विल बी सेलेक्टेड। अब इस r पर्सन्स में से कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, या तो ये बन सकता है, और ये बन सकता है, और ये बन सकता है, तो इक्वल चांस है किसी को बनने का। तो हाउ मेनी पीएम्स, इन हाउ मेनी वेज पीएम कैन बी मेड, अब ये बताओ, नंबर ऑफ वेज इन विच प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेड। तो कितने तरीके हैं, तो चलो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं भाई, मजा आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर हम बना रहे हैं, तुम बना रहे हो, देखो इनफैक्ट बना रहे हैं हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम। दैट्स व्हाई यू शुड गिव वोट बाय लुकिंग एट द पर्सन्स वेरी केयरफुली, कम से कम अपना वोट तो ईमानदारी से करो भाई। पीएम कैसे बनाएंगे, तो एन में से आर एमपी को सेलेक्ट करेंगे, और जो एमपी बनेगा उसी में से एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो एवरी आर एमपी में से सबका इक्वल चांस है। ओके, तो इंटू आर हो जाएगा, क्यों, वाई इंटू आर, बिकॉज कोई भी एक बन सकता है ना, आई हैव अगेन आर चॉइस फॉर प्राइम मिनिस्टर, वंस यू हैव सेलेक्टेड आर पीपल, एवरी पीपल कैन बिकम, तो एन चूज आर इंटू आर हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच पीएम कैन बी मेड फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव।
अब इससे क्या हुआ, हाउ मेनी पीएम, तो पीएम तो एक ही बने ना, कोई एक ही बंदा पीएम बना, क्यों, क्योंकि आप आर सेलेक्ट किए, इसमें से किसी एक को लाने का ये चॉइस है। फर्स्ट यू चूज आर पीपल एंड आर में से यू सेलेक्ट वन ऑफ देम इन आर वेज, राइट। सो फाइनली नंबर ऑफ पीपल सेलेक्टेड फॉर पीएम इज ओनली 1 पर्सन। अब देखो, तो अभी हम क्या किए, हमारे पास, यू थिंक इन अदर वे, अब n पर्सन में से किसी एक को तुम सेलेक्ट कर लो, अब वो कोई भी एक पीएम बन सकते हैं, तो n वेज आर देयर। अब बचे कितने, n-1, n-1 में से एमपी कितने को बनाना है, मुझे तो आर एमपी बनाने थे, तो चूंकि 1 पीएम ऑलरेडी बन गया है, तो आई एम लेफ्ट विद r-1 एमपी, n-1 चूज r-1। सो यू सी दीज टू मस्ट बी इक्वल। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो वीडियो, भाई बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता दिया। n में से r एमपी बनाओ, एवरी एमपी पीएम बन सकता है, तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच एग्जैक्टली 1 पीएम कैन बी मेड, एंड दैट इज सेम एज पने पीएम ही बना दो। उसके बाद जो बचे n-1 पर्सन, उसमें से एमपी बना लो r-1 को, क्योंकि एक तो ये पीएम साहब खुद एमपी है, ठीक है। सो दिस इज ग्रेट लॉजिक बिहाइंड, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइडेंटिटी, इसका वर्ड। लेकिन अब मुझे ये करना नहीं था, हमें कुछ और करना है, हमें इसका सम लेना है। क्या उसको हम स्टोरी टेलिंग से कर सकते हैं, सिग्मा आर एन चूज आर इक्वल टू 1 to n, इसको क्या मैं, दैट्स अमाउंट टू सिग्मा n टाइम्स n-1 r-1, आर इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, राइट। लेकिन क्या मैं इस चीज को, कैन आई स्किप दिस एंड डायरेक्टली टेल द आंसर, आंसर इज यस। अब देखो मजा आया कैसे, फिर से तुम सोचो, P1 P2 टिल Pn मेरे पास n पर्सन हैं, उसमें से हमने R को सेलेक्ट किया MP बनाने के लिए, तो n चूज R, और कोई भी R में से कोई भी बंदा PM बन सकता है, so into R। अब व्हाट डज इट मीन टू हैव समेशन, नाउ व्हाट डज दिस समेशन मींस एज R रन्स फ्रॉम 1 to n। अब सोचो, इसका मतलब है मैं नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है, आई कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 पर्सन और मैं उसी को पीएम बना दूं, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया। n चूज टू, मैं 2 पर्सन चूज करूं और उसमें से किसी एक को पीएम बना दूं, और n में से कोई 3 पर्सन चूज करूं उसमें से, सो आई एम फर्स्ट सेलेक्टिंग ग्रुप साइज ऑफ R एंड देन मेकिंग पीएम फ्रॉम दैट ग्रुप साइज। दिस इज द मीनिंग ऑफ नाउ, सो मीनिंग चेंज हो गया, दैट्स द मीनिंग व्हेन यू इमीडिएटली पुट समेशन। अब इसको एक दूसरे तरीके से रिकॉग्नाइज करने का क्या है, जो अब पीएम तो कोई भी बन सकता है, कोई भी ग्रुप साइज का, तो मान लो, लेकिन पीएम कितना बन रहा है, एक ही पीएम बन रहा है भाई, एन चूज टू में से 2 में से किसी एक को, या तो गोलू या भोलू पीएम बनेगा, दैट्स वाई 2 चॉइस। अभी भी पीएम एक ही बंदा बन रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखो, वो एग्जैक्टली एक बंदा इसमें से कौन होगा, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी P1 P2 Pn, तो हाउ मेनी चॉइसेस देयर फॉर Pn n, ये समेशन में कोई भी एक बंदा पीएम बन रहा है एंड ग्रुप साइज कैन बी एनीथिंग। तो अब मान लो सपोज P2 पीएम बन गया, तो अब P1 के पास कितने चॉइस है, 2 चॉइस, या तो ये एमपी बने या ना बने, क्यों, क्योंकि ये किसी ना किसी ग्रुप में या तो P1 प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है, तो इट विल बी प्रेजेंट और एब्सेंट। सिमिलरली P3 के पास कितने चॉइस है, 2 चॉइस, या तो ये ग्रुप का हिस्सा होगा, नहीं तो नहीं होगा, प्रेजेंट एब्सेंट। सिमिलरली Pn के पास कितने चॉइस है, 2 चॉइस, Pn। देखो मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, तो नाउ एनी पर्सन कैन बिकम पीएम इन एन वेज, एन में से किसी एक को उठा लो, बाद बाकी पर्सन के पास 2 चॉइस है, 2 into 2 into 2, या तो भाई तुम ग्रुप का हिस्सा हो, एमपी हो या नहीं हो, n-1 वेज। मेरे पास आंसर देखो डायरेक्टली n×2 का पावर n-1 आ गया, ये समेशन का, एंड दैट्स समथिंग रियली क्रेजी विच आई लाइक अबाउट दिस वर्ड लॉजिक। यहाँ से फीलिंग जो है ना, वो बहुत ही प्रॉपरली आ जाता है। अब फिर से देखो कैसे मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ इसको, जैसे दिस ऑटोमेटिकली अकाउंट्स फॉर कोई भी केस, जैसे मान लो तुम n चूज टू 2 वाले केस में, P1 P2 P3 से Pn, अब बोलोगे भाई मैं n चूज 2 में P2 और P3 को उठाया था, n में से इस 2 बंदे का ग्रुप बनाया था, और जैसे मैंने सेलेक्ट किया P2 P3 को, और इसमें मैंने P2 को PM बना दिया, ये था PM बनने का तरीका। अब क्या ये तरीका n×2 का पावर n-1 में इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है। देखो कैसे, क्योंकि मैं अब क्या बोल रहा हूं, जो PM P2 बना है, तो मैंने इस n चॉइस में P2 एक चॉइस था, ठीक है। अब जब मैं 2 का पावर n-1 ऑप्शन दे रहा है, तो अब P1 जो है वो एब्सेंट है, मतलब ये ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है,
P3 है वो प्रेजेंट है, P4 है वो एबसेंट है, अब आप समझ गए, P5 है वो एबसेंट है, टिल Pn सबका सब एबसेंट है। हमारे पास अब अगर देखो तो इस पर्सन्स में क्या क्या तुमको प्रेजेंट रख रहा है, एक तो P2 प्रेजेंट है क्योंकि P2 ऑलरेडी PM बन चुका है, P3 प्रेजेंट है इस ग्रुप में, बाकी सब है ही नहीं, तो ग्रुप मेरा बस P2 P3 का है। अरे भाई ये तो जादू हो गया, मजा आया। सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, ऑल कॉम्बिनेशंस आर टेकन केयर। अब देखो अब मजा है ना, जो ये जेई एडवांस वाले ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं, हालांकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन आइडेंटिटी से, क्योंकि अब एन को आप बाहर पुल आउट कर लो, ये कांस्टेंट है, और जैसे ही इस पे समेशन डालोगे तो ये 2 का पावर n-1 हो जाएगा, n बार है तो इट्स प्रूव्ड। लेकिन मैं आपको प्रूफ बाय वर्ड्स बताना चाह रहा था। अब मजा कब आएगा पता है, इसको डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो बिल्कुल, 1 + x का पावर n को डिफरेंशिएट करके 1 डाल दो फिर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग है, r² n चूज r। अब फिर मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 केसेस में से एक और केसेस आ रहा है, r = 1 to n। अब देखो फिर से मैं इसको कैसे करूंगा, अब एक तो मैं r² n चूज r का फॉर्मूला निकाल लूँ और फिर वहां समेशन लगा के प्रूफ कर दूं, जो कि यूजुअली टेक्स्ट बुक में करते हैं, लेकिन क्या मैं कैन आई गिव डायरेक्ट लॉजिक, द आंसर इज बिग यस। अब फिर देखो मैं एग्जैक्टली अभी फिर प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन इस बार अमित शाह जी को भी लाते हैं, और अभी फिलहाल तो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पता नहीं आगे क्या होगा, वैसे डेमोक्रेसी में चेंज होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर डिक्टेटरशिप आने लगता है। आ जाओ इधर, तो अभी मैं PM भी बनाऊंगा और होम मिनिस्टर भी बनाऊंगा। अच्छा अरे भाई अब ये तो ज्यादा ग्रीडी हो गए, तो हमारे पास n पर्सन्स है, अब मुझे क्या करना है, n पर्सन्स में से सबसे पहले अब मुझे 2 पर्सन्स को सेलेक्ट करने हैं। अब इस बार मुझे 2 पर्सन्स चाहिए, एक PM बनेगा और दूसरा होम मिनिस्टर बनेगा, ठीक। लेकिन एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, जो सेम आदमी दोनों बन सकता है, मतलब 2 पोस्ट कैन बी हेल्ड बाय द सेम पीपल, ऐसा तो होता ही है ना, देखोगे एक ही मंत्री के पास 2 डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है। आई वॉन्ट 1 PM एंड अदर HM होम मिनिस्टर, और दोनों सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब देखो कैसे मैंने सेम वाला फीलिंग क्यों डाला, तो सबसे पहले तो n में से तुम किसी R को सेलेक्ट कर लो, MP, सबसे पहले तो MP बनाना होगा भाई। देखो ये जनता है, गोलू बोलू श्यामू बिक्की टिक्की, मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी, अब इस सब में से क्या होंगे, इस सब में से अब मुझे सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने होंगे, फिर उसके बाद जो MP होंगे उसमें से जो होंगे वो सेलेक्ट होंगे मिनिस्टर्स के लिए, तो उसमें सबसे प्राइम जो होंगे वो PM हो जाएंगे और HM हो जाएंगे होम मिनिस्टर, इसमें से 2 बंदे को अपन को बनाना है, ठीक है। तो दिस इज द सिलेक्शन, मतलब पूरे जनते के बीच से मुझे MP सेलेक्ट करना है, देयर आर n पर्सन्स, कितने MP होंगे, n चूज r, n चूज r। अब n चूज r में से कितने वेज हैं PM बनाने का, ऑफ कोर्स r तरीके, तो r इंटू n चूज r। अब मुझे एक और होम मिनिस्टर ही बनाना है, उसके भी r तरीके हैं, तो r इंटू r n चूज r, ये बात समझे। दिस इज नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पर्सन्स कैन बी गिवन पोजीशन, एक को PM बनाना है और एक को होम मिनिस्टर। तो फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, n में से r पर्सन्स लाओ, r में से किसी r को मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, और r में से फिर किसी r को भी होम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो r इंटू r हो गया ना, r² चॉइस है प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर का। जैसे P1 और P1 प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, P1 होम मिनिस्टर बन सकता है, P1 प्राइम मिनिस्टर, P2 होम मिनिस्टर, P1 प्राइम मिनिस्टर, P3 होम मिनिस्टर, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए r² n चूज r। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज, r² n चूज r is total number of ways in which 2 positions can be held by 2 people, 1 prime minister and 1 home minister। अब ये सेम पेपर में भी हो सकता है, इट्स कैन बी सेम पर्सन। अब यहाँ पे यही ट्विस्ट है, मतलब आई वांट 2 पोजीशन, लेट्स कॉल पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड पोजीशन ऑफ होम मिनिस्टर, दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग दिस मैनी वेज। लेकिन अब मुझे सवाल है इसका सम करना है, अब देखो वो कितना आसान है, r = 1 to n। अब फिर से मुझे सम करना है, मतलब क्या है, सबसे पहले n में से r का ग्रुप साइज करना है,
मतलब एमपी भी फिक्स नहीं है, यहाँ वेरिएबल एमपी हो रहा है, इमेजिन करो। वैसे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिक्स सीट्स होते हैं, इतने ही एमपी बनेंगे, लेकिन अभी जो है वो 512 या फिर जो भी एमपी है वो हम नहीं ले रहे। तो एमपी का साइज ऐसा हो सकता है जो एन परसेंट में से दो ही को उठाए और उन दोनों को प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर बना दे, या फिर एक ही को उठा के उसी को दोनों डिपार्टमेंट डाल दो। जैसे डायरेक्ट एन में से पता है मोदी जी को होता है और वही पीएम है वही होम मिनिस्टर है सपोज। तो ऐसा हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आर इक्वल्स 1 to n आर स्क्वायर एन सी आर का क्या मतलब है? फर्स्ट यू मेक अ ग्रुप ऑफ साइज आर एंड देन among r persons allocate position for allocate pm and hm position। अच्छा 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 अच्छा। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या अचीव करने का, फिर वही हो गया, फिर वही हो गया भाई। अब इसमें तो अब दो तरीके से आप बोल सकते हो ना। मान लो मेरे पास P1 P2 Pn है। अब फाइनली मुझे दो, मतलब मुझे दो सीट्स लेने हैं, एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना है और एक को होम मिनिस्टर। तो अब यहाँ दो केस हो सकता है, या तो सेम पर्सन दोनों होल्ड कर ले पोस्ट को। तो मान लो इफ सेम पर्सन होल्ड्स बोथ पोस्ट, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है P1 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आर स्क्वायर एन सी आर, और होल्ड डिफरेंट पर्सन होल्ड्स बोथ पोस्ट। अब देखो अगर सेम पर्सन ही सपोज P1 ही अगर होल्ड कर गया है, P1 इज पीएम एंड सीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी है होम मिनिस्टर भी है, तो एन में से आई कैन चूज एनी वन। अब बचा कितना P2, ठीक है। अब P2 क्या है? अब ये तो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर बन नहीं सकता है, ठीक है। तो अब या तो एमपी ये बनेगा या नहीं बनेगा। सो इट हैज टू चॉइस, या तो एमपी में प्रेजेंट होगा या एबसेंट होगा। लेकिन पीएन विल बी आइदर एबसेंट एज एमपी और प्रेजेंट एज एमपी। इसका मतलब 2 to the power n-1 रिमेनिंग। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब डिफरेंट पर्सन अगर बनेगा तो एन चूज टू, एन में से कोई भी दो बंदा को उठा लो, P1 एंड P2, ठीक है। अब रिमेनिंग पर्सन्स या तो वो होंगे P3 विल बी आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। तो बच कितने गए अपने पास n-2, तो 2 into 2 to the power n-2। अब यहाँ पे सवाल है शुड आई मल्टीप्लाई विथ 2 फैक्टोरियल और नॉट? क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो जो P1 मान लो प्राइम मिनिस्टर है और P2 मेरे पास होम मिनिस्टर है, दैट इज नॉट सेम एज P1 बीइंग होम मिनिस्टर एंड P2 बीइंग प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि यहाँ तो ऑर्डर आ गया ना, जब मैं एन चूज टू कर रहा हूँ तो ऐसा क्या मैं P1 P2 को सेलेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर बनाने के लिए, तो क्या मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, या ऑर्डर ऑफ P1 P2 मैटर्स यहाँ पे या नहीं? तो अगर आप यहाँ देखोगे जब मैंने P1 से P2 को सेलेक्ट किया आर स्क्वायर में, तो P1 P2 और P2 P1 जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्टिंक्ट काउंट किया गया है। अरे हाँ नहीं, जब मैंने P1 P2 और P2 P1 को काउंट किया तो वो सिलेक्शंस मेरा डिस्टिंक्ट यहाँ पे है या नहीं? आप बताइए, क्या क्या डिस्टिंक्ट है? तो ये अगर कोई डायरेक्टली एन चूज टू अगर दे रखा है तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 फैक्टोरियल से। मेक सेंस? तो ये कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 का पावर n-2। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा n इंटू n-1, ये बचा ना भाई, इंटू 2 का पावर n-2। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। जैसे इसको रियलाइज करने का एक दूसरा तरीका सा, दो पर्सन है तो पहला पर्सन मेरे पास n चॉइस है, सिंस डिफरेंट पर्सन आर देयर, तो दूसरे के लिए मेरे पास n-1 चॉइस है। इस दोनों पोजीशन पे जस्ट n इंटू n-1 चॉइस, उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने डायरेक्ट देख लिया मेरे पास जो आंसर आएगा दिस प्लस दिस विल गिव आंसर फॉर सिग्मा आर स्क्वायर एन चूज आर, that gives n times 2 का पावर n-1 प्लस n इंटू n-1 टाइम्स 2 का पावर n-2। अब अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो मज़ा आने वाला है। क्या कॉमन लोगे यहाँ से आप n
टाइम्स 2 का पावर n-2 कॉमन ले लो, तो ये मेरा बन जाएगा 2 प्लस n-1 विच गिव्स n इंटू n+1 2 का पावर n-2। और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है जो आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। तो अभी आप देखो, अभी तक हमने क्या किया, मैंने फॉर्मूला n चूज r का बनाया विच इज़ 2 का पावर n, r इक्वल्स 0 to n, याद रखना 1 से n नहीं है क्योंकि यहाँ पे काउंट करता है। तब हमने n चूज r होल स्क्वायर को बनाया, r इक्वल्स 0 से n विच इज़ 2n चूज n। अभी हमने जस्ट किया r चूज n चूज r इक्वल टू 0 to n इज सेम एज 1 to n, क्योंकि जीरो वाला काउंट ही नहीं होगा, तो 0 रखो 1 रखो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हमने देखा n चॉइसेस है प्राइम मिनिस्टर, रिमेनिंग बनो ना बनो। फिर हमने देखा r स्क्वायर n चूज r का, 0 रखो या 1 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दैट्स n इंटू n+1 और 2 का पावर n-2। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ एक और चीज़, आप खुद से ऐसे ही लॉजिकली, अब आप 3 पोजीशन दे दो भाई, 3 पोजीशन दे दो, r इक्वल टू 0 से n r³ n चूज r, ये बताओ क्या होगा। मतलब अभी आप क्या बनाओ, अभी आप 3 पोजीशन दे दो, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, होम मिनिस्टर बनाओ, डिफेंस मिनिस्टर बनाओ। अब क्या पॉसिबिलिटीज है, मान लो ये पोजीशन ए, पोजीशन बी दिया गया, पोजीशन सी है। अब इट्स पॉसिबल लाइक ये तीनों अलग अलग बंदे को पोजीशन दिया गया है, या फिर 2 बंदे को सेम दिया गया है विच इज नॉट सी। अब ऐसा भी हो सकता है ए इज सी एंड सी इज नॉट बी, और बी सी एंड बी इज नॉट ए, या फिर ये तीनों को सेम पोजीशन दिया गया एक ही आदमी। तो आपको इतने केसेस में अब बात में होंगे, सो यू हैव टू ऐड बेसिकली दिस केस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस विच विल बी इक्वल, ये तीनों केस एंड प्लस दिस केस। तो आपको यहाँ पे 5 केस बात में होंगे, एंड देन यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द आंसर फॉर r³। और मैं आपके सामने ये r³ का आंसर जो है वो अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ। ये आंसर फिर बहुत ही मज़ेदार आने वाला है, दैट विल बी n² टाइम्स n+3 n टाइम्स 2 का पावर n-3। अब कहीं ना कहीं पैटर्न देख रहे हो यहाँ पे, एटलीस्ट 2 का पावर n-1 का रीजन क्या था, एब्सेंट और प्रेजेंट, 2 का पावर n-2 का रीजन क्या था, बीइंग प्रेजेंट और एब्सेंट। यहाँ पे 2 का पावर n-3 का मतलब क्या था, बीइंग प्रेजेंट और एब्सेंट। लेकिन ये जो अकाउंट हो रहा है, लाइक दिस इज अकाउंटिंग फॉर ये पांचों केस का समेशन, दिस इज अकाउंटिंग फॉर वो 2 केस का समेशन, दिस इज अकाउंटिंग फॉर एक ही बंदे को बढ़ाना है। अब जितने यहाँ पे बढ़ाते रहोगे पावर्स 2 3 4, उतने ये जो टर्म्स हैं फंक्शन ऑफ एन ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको पता है, अगर 3 है तो n-3 आ रहा है, तो अगर 2 है n-2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर 4 है तो n-4 आएगा। ये चीज़ जो है वो फंक्शन ऑफ मेरा n बनते चले जाए। ठीक है, दूसरा चीज़ है r² है तो मेरा क्वाड्रेटिक बन रहा है, r³ है तो आप देखो ये क्यूबिक जैसा बन रहा है, r है तो लीनियर बन रहा है। तो आप बहुत टाइप से इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, मतलब इंटरपोलेट भी कर सकते हो इस चीज़ों को। आई होप आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये 3 वाला केस है वो जेई यूजुअली पूछना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जेई तो जेई है, अगर पूछ ले तो मैं तो आपको तैयार रखूँगा कोई भी रियल सिचुएशन से। भाई ये सब लेक्चर मिलेगा नहीं कहीं फ्री में, तो बिल्कुल नहीं। एक क्लासेस का 5 पूरे कोर्स पीएनसी का ना 5000 फीस रहता है, जो आपको मैं पूरा फ्री में दे रहा हूँ, सिर्फ पीएनसी का कोर्स बता रहा हूँ ऐसे प्रीमियम कंटेंट का। तो एनीवे, तो ये चारों फॉर्मूले जो हैं, ये चारों 1 2 3 और 4, ये तो आपको अब आराम से फील करके याद हो गया होगा। यहाँ पे भी इसको आप देख के शायद याद कर लोगे, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले चारों। अब अगर मैं और अगर वेरिएंट देखूं, मैंने एक ही क्वेश्चन अभी कर रखा है, उसका सब वेरिएंट मैंने निकाल दिया, सब वेरिएंट निकाल दिया। अब अगर मैं r को 1 रखूं और इसको 2 रख दूं, तो फिर इंटरेस्टिंग गेम बनने वाला है भाई। तो अब मैं नेक्स्ट समेशन पे जाऊंगा जिसमें r को 1 एंड n चूज r होल स्क्वायर r इक्वल टू 1। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो एक तो फिर तरीका है जो आप r n चूज r को एब्जॉर्ब कर लो और n चूज r को छोड़ दो,
तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर लूँ तो इस n टाइम्स n माइनस वन चूज r माइनस वन समेशन n चूज r, अब n बाहर आ गया, n माइनस वन चूज r माइनस वन n चूज r। अब फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे का इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो n माइनस r आ जाएगा एंड दिस विल बिकम n चूज r। तो अब नाउ यू कैन सी दिस इंडेक्स जो है, सम ऑफ इंडेक्स डिनोमिनेटर और सम ऑफ इंडेक्स डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो फिर से इट गिव्स फील ऑफ वेंडरमॉन्डे। मतलब यू कैन इमेजिन देयर इज अ क्लास ऑफ 2n माइनस वन किड्स, ठीक है, एंड r अगर 0 से n बन रहा है तो इसमें आप मेरे पास कितना है, n बॉयज़ हैं और n माइनस वन गर्ल्स हैं इस टाइम। तो फिर ये जो समेशन आ जाएगा, ये जाएगा n टाइम्स 2n माइनस वन, इसमें से आप चूज करो n बॉयज़ को, ठीक है। तो ये मेरा आंसर देखने को मिल गया। तो एक तो ये तरीका है। अब दूसरे आप वर्ड से भी इसको कर सकते हो, वर्ड से भी कर सकते हो इसको, हालांकि डिफरेंशिएशन से भी किया जा सकता है और जनरेटिंग फंक्शन भी कर सकते हो। आप दो सीरीज को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, दो सीरीज को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। यूजिंग डेरिवेटिव भी इसको किया जा सकता है। यू कैन मल्टीप्लाई टू सीरीज, वन प्लस एक्स का पावर n टाइम का इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोई दूसरा सीरीज वन प्लस एक्स का पावर गोलू टाइप का, और फिर इसमें गैदरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर समथिंग हैश, और उससे भी एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाए। अब नेक्स्ट जो है, जो बच गया, दैट इज सिग्मा आर एन चूज आर होल स्क्वायर। ये बचा ना, आर स्क्वायर एन चूज आर होल स्क्वायर, आर इक्वल टू वन। ये फिर तुम्हारे पास क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारे पास एन, एन माइनस वन चूज आर माइनस वन होल स्क्वायर। फिर भाई एन स्क्वायर बाहर आ गया, एन माइनस वन चूज आर माइनस वन होल स्क्वायर। अब आर इक्वल टू जैसे तुम वन से एन रख दो, फिर से ये वेंडर मोंडे बन गया, बिकॉज ये एन स्क्वायर एन माइनस वन चूज आर माइनस वन, उसको लिख दो एन माइनस वन चूज एन माइनस आर, और ये समेशन लग जाएगी इस पर, तो इट्स टू एन माइनस टू, और यहाँ पे जो अपने पास बन जाएगा एन माइनस। तो अब देख सकते हो जो इस सभी वेरिएंट्स को हमने ऐसे वर्ड्स में तोड़ के, अब वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चंस एंड दिस इज अ ग्रेट एप्लीकेशन, जैसे आप वेंडर मॉन्डेज का जो है वो यूज करके इसको किल कर सकते हो, ठीक। तो दैट्स हाउ यू एक्चुअली डील विथ सच क्वेश्चंस। अब बताओ ये जो है लाइक ये होल स्क्वायर वाला जो लॉजिक है यहाँ पे, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है, आप बताना ये सही है या गलत है। तो इज देयर एनी मिस्टेक, और ये तो सही है भाई, अगर आपको लग रहा है ये सही है तो आप बताओ सही है, अगर आपको लग रहा है गलत है तो फिर आप बताओ जो यहाँ पे गलती जो है वो आपको कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस पूरे क्वेश्चंस को जो वो एनालाइज कर सकते हो, एंड इट विल बी फन। जैसे ये तो बिल्कुल सही, अभी ये मैंने ये ऊपर वाला जो आपको बताया, दैट्स n टाइम्स 2n माइनस वन सी n, इसको तुम बोलोगे, एक बच्चा बोल रहा था सर ये गलत है क्योंकि आंसर लिखा हुआ था n टाइम्स 2n माइनस वन चूज n माइनस, भाई वो सेम है, n सी आर इज n चूज n माइनस आर, ठीक है। अब आप देख सकते हो आज के जो पूरे सेशंस हैं उसमें हमने क्या बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए। चलो मैं एक और क्वेश्चंस देता हूँ जो बहुत पहले मैंने क्लास में एक्चुअली कराते हैं, व्हेन यूजुअली आई स्टार्ट पीएनसी, तो मैं इसी चीज़ से, अब ये गोल्डन प्रॉब्लम है जो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आपको वर्ड से लॉजिक से प्रूफ करना है विदाउट इवेलुएटिंग। 10 चूज 1, 9 चूज 2, 7 चूज 3, इंटू 4 चूज 4, दिस विल एक्चुअली सेम एज 10 choose 4 to 6 choose 3
इंटू 3 चूज 2। इसको मैं बहुत खतरनाक सा बना सकता हूँ, जस्ट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। आपको प्रूव करना है यूजिंग स्टोरी, ये दोनों जो है वो सेम है। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, जो 10 में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है, फिर 6 में से 3 को सिलेक्ट किया, फिर 3 बचा उसमें से 2 को सिलेक्ट किया, और फिर 1 बचा उसमें से 1 को सिलेक्ट किया। इस तरीके से अगर सोचे तो 10 में से 1 को सिलेक्ट किया गया, 9 बचा उसमें से 2 को सिलेक्ट किया गया, फिर 7 बचा जिसमें से 3 को सेलेक्ट किया गया, फिर 4 बचा 4 को सेलेक्ट किया गया। तो ये तो पक्का है, जो मेरा सिलेक्शन जो है वो काफ़ी शानदार तरीके से हो रहा है। मैंने ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 4 को सिलेक्ट किया गया है। मतलब हमारा ग्रुपिंग जो है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है, फिर 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है, फिर 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है, और फिर अपन के पास 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है, राइट। एक ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 को सिलेक्ट किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ 1 2 3 4 मिल रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिख रहे हैं, मेरे पास 10 है। तो इस क्वेश्चंस को हम ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप बहुत पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, तो मैं तो ऐसे सोचूंगा, हमारे पास 10 लेटर है जिसमें से एग्जैक्टली मान लो 4 ए है और 3 बी है। मान लो इसमें मैंने ए भर दिया, और 3 ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया गया, सपोज बी, एक सी है और डी, 2 सी है और एक डी है। और सवाल है कितने तरीके से आप इसमें से, ठीक है, आप कितने 10 लेटर्स वर्ड्स बना सकते हो जिसमें एग्जैक्टली 4 एज है, 3 बीज है, 2 सी है और 1 डी। एक तो है तो तुम्हारे पास 10 स्पॉट्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब 10 स्पॉट में हम किसी स्पॉट पे ए लिख सकते हैं, राइट। जैसे एक वर्ड बनेगा ए, लेट मी यूज, फिर ए यहाँ रख दिया, ए यहाँ रख दिया, ए यहाँ रख दिया। फिर मैंने बी सपोज 3 बी बनाने हैं अपने को, 3 बी, मैंने बी यहाँ रख दिया। अब 2 सी है, 2 सी यहाँ जो बच गया वो डी। दिस इज वन ऑफ द आंसर जिसमें यूजिंग दीज रिसोर्सेज 4 एज 3 बीज 2 सी एंड 1 डी मुझे 10 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो एक तो तरीका क्या है, 10 में से कोई भी 4 पोजीशन सेलेक्ट करो ए को रखने का। जैसे देखो अभी मैं ऊपर में सेलेक्ट किया था ना, ए को रखने का। देखो ए को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा। तो 10 में से आई कैन सेलेक्ट एनी 4 पोजीशन फॉर ए। बच गए 6 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से मैं किसी 3 पोजीशन पे, मान लो यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। 6 में से कोई भी 3 पोजीशन पे बी रख दिया। अब बचा मेरे पास 1 2 3, 3 में से किसी 2 पोजीशन पे मैंने सी रख दिया, 3 चूज 2। और फिर बच गया एक जिस पे मजबूरी है रखना। अब इसको दूसरे स्टाइल से भी देख सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली काउंटिंग 10 चूज 4 वाला, ये काउंट। अब तुम इसको उल्टे स्टाइल से सोचो भाई, ऐसे सोचो जो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब मैंने ऑर्डर को रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं ऐसे सोचता हूँ, सबसे पहले मैंने डी के लिए प्लेस बनाया, तो डी को, तो 10 में से किसी एक प्लेस पे डी को रख दिया, उल्टा कर दिया। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, मतलब ऐसे सेलेक्ट किया था, अब मैं उल्टा सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने डी के लिए मैंने एक स्पेस बना दिया, 10 चूज 1। अब डी तो गया भाई। अब 9 में से मेरे पास बचा, कोई भी 2 को सी के लिए बना दो पोजीशन, अब सी भी गया। अब मेरे पास बचा 7, इसमें से कोई भी 3 पोजीशन को खा जाओ बी के लिए, और बचा 4, उसको ए को डाल दो। अब देखो ये तो इट्स एग्जैक्टली क्रिएटिंग सेम 10 लेटर्स वर्ड ना, तो ये दोनों तो सेम हो ही जाएंगे। तो अब इस तरीके से आप देखो कैसे इस दोनों के आंसर्स जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब आप इस तरीके से लॉजिकली सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को, तो काफ़ी मज़ा आता है आपको अंडरस्टैंड करने में, लॉजिक भी समझने में। बहुत बारी क्या होता है ना, जैसे बच्चे इसी प्रॉब्लम को, अगर मैं सेम बोलूँ जो अपने पास 10 लेटर्स हैं इसके यूज़ कर रहे हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, तो बच्चे ये आंसर देखेंगे और ये वो करेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं जो ये आंसर भी सही या गलत है, उसके लिए वो इवैल्यूएट करने लगते हैं। तो आप मल्टीपल लॉजिक से सेम आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि एक बहुत ही सिंपल लॉजिक, जब मैं पिन से स्टार्ट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरे पास O1 O2 O3 O4 O5 O6 है। तो मैं बच्चे से पूछता हूँ देखो 6 में से तुमको 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 6 चूज 2। अब ये गोलू ऐसे लिख दिया 6 चूज 2। अब भोलू आया, गोलू का दोस्त, उन्होंने बोला देखो भाई सबसे पहले 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 6 में से हम पहले 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बच गया 5, उसमें से 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी भी तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये एंड है और टीचर ने बोला एंड मतलब ये भी इससे एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और इससे भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अब देखो ये आंसर गलत है। अब सबसे पहले देखो कितने का फर्क आएगा, तो 6 चूज 2 कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल 4, तो 5 इंटू 6 इंटू 2, तो ये 15 आया। और ये वाला देखो कितना आया, 6 इंटू 5 30। एग्जैक्टली 2 फैक्टर से गलत हो गया। अब 2 फैक्टर से ही क्यों गलत हो गया, देखो उसका रीजन है 6 चूज 2 में तुमने O1 O2 सेलेक्ट किया। अब O2 O1 तुमने सेलेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो तुमने जस्ट 2 को सेलेक्ट किया है, तो इसमें ऑर्डर तो मैटर ही नहीं कर रहा। लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर कर गया। तब 6 चूज 1 में तुमने O1 को सेलेक्ट किया पने, और बचा तुम्हारे पास 5 ऑप्शन में तुमने O2 को सेलेक्ट कर लिया। अब ऐसा भी हो गया 6 चूज 1 में तुमने पने O2 को सेलेक्ट कर लिया होगा, अब फिर बाद में O1 को सेलेक्ट कर लिया होगा, तो ये तो ओवर काउंटिंग हो गया ना, 2 पेयर। एग्जैक्टली इसका 2 पेयर से ओवर काउंटिंग था, इसलिए आंसर्स में जो है वो डिवाइडेड बाय 2 का फर्क था। दिस डिवाइडेड बाय 2 विल गिव दिस। ऐसे ही तुम सोच सकते हो, जैसे अगर मान लो 6 में से तुम कोई 3 ऑब्जेक्ट निकाले, अब कोई बच्चा बोलेगा 6 में से मैंने 1 को निकाला, फिर 5 में से 1 को निकाला, फिर 4 में से 1 को निकाला। अब इसमें कितने का फर्क आएगा, ये बाई 3 फैक्टोरियल होगा, तब ये दोनों आपस में इक्वल। क्योंकि अब तुमने O1 O2 O3 निकाला या O1 O3 O2 निकाला, ये खुद में अरेंज हो सकता है 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि तुमने ग्रुप साइज सेम रख लिए, ये तीनों तीनों। अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है क्या ये इसके इक्वल है, अब 6 में से पहले मैंने 1 निकाला लेकिन रिमेनिंग 5 में से 2 निकाल दिया, तो अब बताओ यहाँ पे क्या फैक्टर होगा, क्या ये सेम फैक्टर होगा या फिर नहीं होगा। अब देखो अब ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 6 में से जब तुमने 1 निकाला, मान लो O1, और 5 में से तुमने 2 निकाला, तो अब ये O2 O3 रहे या तुमने O1 पन्ने निकाला है और फिर O3 O2 निकाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें ये काउंटेड है ही नहीं, क्योंकि O1 के साथ O2 O3 ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कितने तरीके से ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, जिसमें O1 अलग है लेकिन ये O2 O3 जो है एक ग्रुप बना रखा है, मतलब O2 O3 जो है वो एक साथ ही रहेगा। तो बेसिकली ये कैसा वर्डिंग हो गया, ये O1 और O2 O3 को तुम समझ लो ये सेम ही है, ये तो आपस में 2 फैक्टोरियल में ही चेंज हो गया। तो अभी तुमको लगेगा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो चीज़ सेम हो जाएगा, चलो चेक कर लेते हैं। ये 6 इंटू 10/2, तो ये 30 है। 6 चूज 3 कितना है, 6 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी देखो मजा आएगा, 4 5 6, और ये 3 फैक्टोरियल 6 6 गया 20। यहाँ पे फिर से देख लो भाई, 6 इंटू 10 30, ये 30 है ये 20 है। अब सवाल है जो आपका आंसर तो मैच किया ही नहीं, रेगुलर स्केलिंग फैक्टर है ही नहीं जिससे तुम, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन ही हो रहा है ना, एक स्केलिंग फैक्टर तुमको मिल ही नहीं रहा है जिसे तुम डिवाइड कर दो आंसर सेम आ जाए। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ये बहुत ही खतरनाक चीज़। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये डिफरेंट वेराइटीज है, द नंबर ऑफ एलिमेंट 6 चूज 1 और 5 चूज 2 में जो होगा ना वो अलग अलग वेराइटीज का होगा। अलग अलग वेराइटीज का कैसे होगा, क्योंकि देखो 6 चूज 1 में जैसे तुम O1 लिया और 5 चूज 3 में O2 O3 रख दिए उन्हें। अब 6 चूज 1 में कभी आपने O2 रखा होगा और O1 O3 रखा होगा या O3 रखा होगा, तो O1 O2 रखा होगा। अब ये कितने बार काउंट हो रहे, ये कितने बार काउंट हो रहे, अब ये तो 6 चूज 3 में एग्जैक्टली एक बार ही काउंट हो रहा है, क्योंकि ये तो सेम ही चीज़ हो गया। लेकिन अब कोई ऐसा किया 6 चूज 1 में O1 रखा, लेकिन 5 चूज 2 में O2 O3 रखा, 6 चूज 2 में O1 रखा लेकिन O3 O4 रख दिया, अब ये तो फिर अलग अलग काउंट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो ईच एंड एवरी, अब O1 O2 O3 जो है, ठीक है, वो तो 3 बार काउंट हो रहे हैं भाई, लेकिन व्हाट अबाउट O1 O3 O4, क्या ये भी 3 बार काउंट हो रहे हैं, बोलोगे हाँ। तो अगर आप यहाँ से इसको देखो,
तो यहाँ बैलेंसिंग फैक्टर क्या एग्जैक्टली एक काम करेगा, आप ऐसे सोचो, अगर आप इसको बना पा रहे हो मतलब आपका डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर है, राइट। तो दैट इज़ द मिसिंग फैक्टर। सो आई होप आपको आज का सेशन जो है वो बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इवन इफ यू हैव डन पीएमसी एट योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, फिर भी आपको सब कुछ यहाँ नया मिला होगा, और एक नए पर्सपेक्टिव से देखो कैसे हम बायनोमियल थ्योरम को पढ़ाते हैं अपनी क्लास में। और ये सभी लॉजिक जो है हमारे बुक में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स मैंने उसको एज अ सॉल्यूशन बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस में, एंड दैट्स व्हाई फॉर मेनी क्वेश्चंस आर नॉट गिवन कीज, उसका ये रीजन है क्योंकि वो ऑप्शंस आपको सिखलाएगी किस डायरेक्शन में सोचने का, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री।